नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। राजधानी लाइव में स्वागत है आपका। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान योजना लागू हो गई है। सोमवार से आयुष्मान वय वंदन कार्ड का वितरण भी शुरू हो गया है। इस कार्ड के जरिए दिल्ली के बुजुर्गों को अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपए की सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा दिल्ली सरकार देगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अब आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, सांसद मनोज तिवारी, मंत्री आशीष सूद समेत कई भारतीय विधायक मौजूद रहे। भाजपा विधायक मौजूद रहे। अलग अलग इलाकों से आए सैकड़ों बुजुर्गों को वय वंदन कार्ड भी वितरित किए गए। इस आयोजन के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। अगर कार्ड भी नहीं होता है, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र के जरिए इलाज संभव होगा। अनुमान है कि दिल्ली के करीब 33 लाख बुजुर्ग इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमसे। राजीव, क्या जानकारी है? सरकार की तरफ से बड़ी सौगात बुजुर्गों को दी गई है। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ये कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, यहाँ पर बात करें आयुष्मान योजना की, तो आयुष्मान योजना को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अब कदम जो है उठाए जा रहे हैं। 28 अप्रैल का समय रखा गया था इसको लागू करने के लिए दिल्ली के अंदर, मगर अब 28 अप्रैल निकल चुकी है और इस योजना को अब दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है, जिसके तहत लगभग दिल्ली के 33 लाख जो बुजुर्ग हैं उनको इसका फायदा जो है वो अब मिलता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें कैशलेस फ्री इलाज की, तो लगातार इसको लेकर अब सरकार के द्वारा कदम जो है उठाए गए हैं। और कल जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम के अंदर बड़े बड़े मंत्रियों की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं इसके अंदर मौजूद थे। यहाँ तक की बात करें हरदीप सिंह पुरी की, तो वो भी मौजूद थे। मनोज तिवारी की बात करें या फिर और तमाम नेताओं की बात करें, सभी इस कार्यक्रम के मौजूदगी के अंदर कहीं ना कहीं जनता के लिए जो सुविधाएं देने की बात की जा रही थी आयुष्मान योजना के तहत, वो अब सुविधाएं जो है वो जनता तक मिलती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर बात करें आयुष्मान योजना के कार्ड की, तो उसको भी अब जारी जो है वो कर दिया गया है और इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो साफ जारी रहा कहीं ना कहीं दिल्ली के लगभग 33 लाख जो बुजुर्ग हैं उनको इसका फायदा जो है वो मिल पाएगा, क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का जो कहते हैं फ्री इलाज का जो इलाज है वो मिल पाएगा। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का इसमें बीमा जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि 10 लाख रुपए का सीधा सीधा कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा जो है वो उतर नजर आएगा, क्योंकि इसके तहत फ्री इलाज जो है वो मिल पाएगा। और यहाँ तक कि आयुष्मान योजना की बात करें तो आयुष्मान योजना के कार्ड के माध्यम से प्राइवेट हो अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, सभी के अंदर इलाज जो है वो फ्री मिल पाएगा। मगर 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं सिर्फ वही व्यक्ति जो है इसके अंदर इलाज जो है वो करवा पाएंगे। जी राजीव, आपने बताया कि 70 साल से ज्यादा के उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको ये कार्ड की सुविधा मिलेगी। क्या ये साफ हो गया है कि हर वर्ग के बुजुर्ग को ये सुविधा मिलने वाली है या फिर एक निर्धारित वर्ग के लिए ही ये कार्ड बनाया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना को जब लागू किया गया है तब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इस योजना के तहत कितने दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर बात करें 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको जरूर इसमें शामिल किया गया है। उनके लिए यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों में ही इनको फ्री इलाज जो है वो मिल सके। मगर यहाँ पर बात करें 70 साल से जो नीचे के बुजुर्ग हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरा यहाँ पर बात करें जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, चाहे वो सरकारी जॉब करने वाले हो या फिर आय सीमा जो है उसमें मतलब कह सकते हैं कि उसमें कोई भी ऐसे आय सीमा जो है वो नहीं रखी गई है। तो यानी कि वो सरकारी जॉब करने वाला हो, रिटायरमेंट हो, प्राइवेट जॉब करने वाला हो या फिर आम व्यक्ति हो, सभी को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। तो इसके तहत यानी कि आयुष्मान योजना के तहत अब 10 लाख रुपए का फ्री इलाज जो है वो हर व्यक्ति जो है वो करवा सकता है। मगर जो उम्र सीमा
सीमा रखी गई है, यानी कि समय जो उम्र की सीमा रखी गई है वो लगभग 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए रखी गई है। तो इससे कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लगभग 33 लाख जो बुजुर्ग हैं उनको ही इसका फायदा हो पाएगा। मगर जो 70 साल से नीचे के हैं, यानी 50 साल से ऊपर की बात करें और 70 साल से नीचे की बात करें, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं उसको कह सकते हैं जो तमाम योजनाओं के तहत उनको फायदा जो है वो दिया जाता है। मगर आयुष्मान योजना के अंदर इन 60 साल से जो बुजुर्ग ऊपर के हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो साफ जाहिर है सिर्फ 70 साल के बुजुर्गों को ही आयुष्मान योजना का फायदा जो है वो मिल पाएगा। जी राजीव, सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में इसका लाभ ले सकेंगे? कौन कौन से वो अस्पताल होने वाले हैं, क्या उनको चिन्हित किया गया है सरकार की तरफ से, या फिर सारे जो अस्पताल हैं प्राइवेट और सरकारी दिल्ली के उनमें ये लाभ मिल सकेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है, और दूसरा केंद्र सरकार जो है इस योजना के तहत कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कहे फ्री इलाज जो है वो देने की बात करती नजर आ रही थी। मगर अब वही कुछ सुविधाएं जो है वो ग्राउंड लेवल पर उतारने की बात की गई है। और दूसरा, इसको कल जिस तरीके से इसके लिए कार्यक्रम किया गया और यहाँ तक कि इसके तहत यानी कि आयुष्मान योजना के तहत लगभग 33 लाख उपभोक्ताओं को या फिर कहे 33 लाख बुजुर्गों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। मगर यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी के अंदर इसके इलाज जो है वो मिल पाएगा। मगर सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि किन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इसका इलाज हो पाएगा, या फिर सभी प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो उनके अंदर भी शायद इसका इलाज जो है वो मिल सकता है। मगर अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो आयुष्मान योजना कार्ड कसते बुजुर्गों को दिया जा रहा है उसके तहत क्या चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मिल पाएगा या फिर सभी से इस प्राइवेट अस्पतालों में इसको वैलिड माना जाएगा। मगर प्राइवेट अस्पतालों तक ये आयुष्मान योजना की जो स्कीम है उसकी सुविधा जानकारी जो है वो अभी तक प्राइवेट अस्पतालों तक नहीं पूरी तरीके से पहुंच पाई है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को या फिर कहे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को उन तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी जानकारी देनी होगी कि आयुष्मान योजना के तहत 70 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग होंगे उनको फ्री इलाज जो है वो मिलना चाहिए। जी राजीव, बीते दिन त्यागराज स्टेडियम में इस कार्ड का वितरण किया गया है। कल कितने बुजुर्गों को ये कार्ड मिला और क्या वो संतुष्ट हैं इस कार्ड को पाने के बाद? देखिए, यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से ये कार्यक्रम किया गया आयुष्मान योजना के कार्ड के लिए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े अधिकारी थे, बड़े मंत्री थे, वो मौके पर मौजूद हुए। दूसरा, यहाँ पर बात करें हरदीप सिंह पुरी की, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली की जनता को भी अब वही सुविधा मिल पाएंगी जो आयुष्मान योजना के तहत और राज्यों के अंदर भी सुविधाएं जो है वो मिल पा रही थी। दूसरा, यहाँ पर बात करें कि इसकी समय सीमा तो बिल्कुल 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए रखी गई है। मगर यहाँ पर बात करें कल कितने लोगों को आयुष्मान योजना का कार्ड जो है वो उपलब्ध हो पाया है, ये अभी तक पूरी तरीके से जानकारी जो है सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। मगर ये जरूर कहा गया है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध कराई जाएगी, और जिन लोगों के पास आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं होगा या फिर जो कैसे नहीं बनवा पाएंगे उनके लिए भी आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड के माध्यम से इलाज जो है वो उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर जल्दी से जल्दी लोगों के लिए जानकारी दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना आयुष्मान योजना का कार्ड जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराकर अपने पास रखे ताकि इलाज जो है उनको फ्री मिल पाए। मगर अब देखना होगा कि आयुष्मान योजना के तहत वाकई में ही कितने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इलाज जो है वो मिल पाता है। और प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सिर्फ इलाज फ्री मिल पाएगा या फिर उनके साथ साथ चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, ये अभी तक स्पष्ट जो है वो नहीं होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं जो अस्पतालों के अंदर जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें, वहां पर जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनको दवाइयां भी फ्री मिल रही है या फिर चुनिंदा बीमारियों के लिए ही आयुष्मान योजना कार्ड जो है वो तय किया गया है। मगर अभी तक सरकार के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी बीमारियों के लिए यह आयुष्मान योजना कार्ड जो है वो लागू रहेगा। जी राजीव, एक और आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, जो ये कार्ड बुजुर्गों को मिल रहा है या दिल्ली निवासियों को ही मिलेगा या फिर जो बाहर से आकर वहां पर दिल्ली पर निवास कर रहे हैं उनको भी ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी?
देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार के द्वारा जो आयुष्मान योजना का कार्ड बनाने की बात की गई है, जिसको तहत 70 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको इसमें शामिल किया गया। दूसरा सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो दिल्ली के ही निवासी होंगे, उन जिनके पास आधार कार्ड होगा दिल्ली का और दिल्ली के पास दिल्ली की नागरिकता होगी, उनको ही इस आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो बाहर से आके पिछले 5 साल 2 साल से रह रहे हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें, दिल्ली के ही निवासी होने के साथ साथ उनके पास कहते हैं 70 साल की उम्र की जो समय सीमा है वो भी होनी चाहिए, ताकि उससे ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनको इसमें योजना में शामिल करना है या नहीं करना है। मगर बात करें यहाँ पर जो 70 साल से नीचे के बुजुर्ग हैं उनके लिए इसमें आयुष्मान योजना के तहत उसमें शामिल करने की बात जो है वो नहीं की गई है। यानी कि उनको जैसे ही पहले की तरह इलाज मिल रहा था वैसे ही मिलता रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर पेड की हिसाब किताब होगा, उसके सरकारी के अंदर सरकार के हिसाब से चलेगा इलाज। मगर यहाँ पर बात करें, सिर्फ 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको ही इस आयुष्मान योजना के तहत जो सुविधा मिलने वाली है वो ही मिल पाएगी। जी, क्या 70 साल के नीचे के बुजुर्ग हैं उनको आगे जाकर ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है? सरकार की तरफ से इस ओर क्या कदम उठाए जा सकते हैं आगे जाके? देखिए यहाँ पर बात करें, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको तो इसमें शामिल किया गया है। जो जिनकी अभी 70 साल की उम्र नहीं हुई है या फिर ये कहे कि 60 साल से ऊपर के हैं और 70 साल के बीच के हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद में उनको कार्ड को वो बनवाया जा सकता है। मगर जैसे जैसे उम्र सीमा जो है वो 70 के करीब पहुंचेगी, 70 के पार पहुंचेगी, तब इस कार्ड को बनवाया जा सकता है। मगर सरकार के द्वारा अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस कार्ड को बनाने के लिए कब सुविधाएं जो है वो मिल पाएंगी, या फिर ये हमेशा के लिए लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल की उम्र की हो जाती है वो जाके तुरंत अपना कार्ड जो है वो बनवा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के कार्ड की, तो आयुष्मान योजना का जो कार्ड है जिसके तहत फ्री इलाज देने की बात की जा रही है, यहाँ पर दो चीज गौर करने वाली होगी। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस या जो फ्री इलाज है वो मिल पाएगा। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा फ्री इलाज की जगह पर फ्री कहते हैं 5 लाख रुपए का बीमा जो है वो देने की बात की जा रही है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए उसके तहत ही 70 साल के बुजुर्गों को इसका फायदा जो है वो मिल पाएगा। जी राजीव, जो लोग आयुष्मान कार्ड का उपयोग करके अभी तक जो इलाज करा रहे थे और जो अभी कोई बुजुर्ग होंगे जो अपना इलाज जिनका चल रहा होगा, तो क्या वो लोग भी अब इस कार्ड का फायदा ले सकते हैं बीच में? देखिए यहाँ पर बात करें, जिन लोगों के पास आयुष्मान का योजना का कार्ड जो पहले से है, यानी कि दिल्ली के निवासी रही हैं और उनके पास किसी और राज्य से आए हुए हैं, उनके पास कार्ड वो है, तो उसको इस यहाँ पे दिल्ली के अस्पतालों में वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये अभी तक सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरा यहाँ पर बात करें, दिल्ली के ही निवासियों के लिए अब ये नई सिरे से योजना जो है दिल्ली के निवासियों के लिए ही लागू की गई है और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ही ये कार्ड जो है, यानी कि जो आयुष्मान योजना कार्ड है वो मिल पाएगा और उसके बाद ही उनका इलाज जो है सुचारू रूप से प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के अंदर मिल सकता है। मगर यहाँ पर बात करें, जिनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं है उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर देखने को मिल सकती है। मगर या फिर ये कहे कि जिन लोगों के पास 70 साल की उम्र हो चुकी है और उनके वो आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं बनवा पाए, तब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कहा गया है कि आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड को इस पर कहते हैं अस्पताल के अंदर दिखाकर उनके द्वारा जानकारी दी जाएगी कि पूरी तरीके से किस तरीके से इसको वैलिड माना जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो इलाज करवाया जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के जो जिस तरीके से लागू किया गया है, इसके अंदर थोड़ा सा और बदलाव करना चाहिए ताकि बाकी जनता को भी इसका फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आए। जी राजीव, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख का इलाज करा चुका है तो आगे बीमारी उसकी सही नहीं हुई तो सरकार उसके लिए क्या कदम उठाएगी? क्योंकि उसका इलाज तो अधर में रह गया ना, आधे में ही वो इलाज नहीं करा पाएगा अपना पूरा। देखिए यहाँ पर दो चीज गौर करने वाली बात है। आयुष्मान योजना के तहत किन किन बीमारियों का इलाज जो है वो मिल सकता है प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में, ये सरकार के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या सभी बीमारियों की बात करें, क्या सभी बीमारियों का इलाज जो है वो आयुष्मान योजना के तहत मिल पाएगा, ये जानकारी जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। मगर ये जैसे ही जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग है आयुष्मान योजना कार्ड जब अस्पताल के अंदर लेके पहुंचेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में ही सरकार के द्वारा जो आयुष्मान
आयुष्मान योजना का कार्ड लागू किया गया है, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज जो है वो मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जब आयुष्मान योजना कार्ड बनाया गया तो सिर्फ 5 लाख रुपए का फ्री इलाज जो है, फ्री दवा जो बीमारियों का इलाज है वो मिल पाएगा। मगर दिल्ली सरकार की बात करें, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो 10 लाख रुपए का जैसे इलाज करा सकते हैं, मगर जो दिल्ली सरकार के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि 5 लाख रुपए का जो सिर्फ बीमा दिया जा रहा है, यानी बीमे के तौर पर ही उसको कार्ड को वैलिड माना जाएगा। यानी सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए का फ्री इलाज जो है दिया जाएगा और बीमे के तौर पर बाद में दिल्ली सरकार के द्वारा उसमें जोड़ा जाएगा। तो यहां पर बात करें, कहीं ना कहीं आम जनता को अब ये चीज समझनी होगी कि आयुष्मान योजना के तहत जो योजना दी जा रही है उसके तहत कितना इलाज उनको मिल पाएगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी, 10 लाख का इलाज तो फ्री मिल रहा है राजीव, लेकिन दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में मोटा खर्चा आ जाता है। तो इसके लिए क्या आगे सरकार सोच सकती है कि दवाइयों को भी फ्री किया जा सके बुजुर्गों के लिए? देखिए यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है। यहाँ पर बात करें आयुष्मान योजना के कार्ड की, तो आयुष्मान योजना के जो कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसके तहत 10 लाख रुपए का फ्री इलाज जो है वो देने की बात की गई है। मगर जब अस्पतालों के अंदर जाते हैं लोग मरीज, तो कहीं ना कहीं कई बार तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इस कार्ड को वैलिड नहीं माना जाता है। मगर इसी को लेकर अब सरकार को उन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर या फिर सभी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इस कार्ड की जानकारी जो है वो देनी होगी और ये स्पष्ट करना होगा कि किन किन व्यक्तियों का इलाज जो है, जिनके पास ये आयुष्मान योजना कार्ड होगा, उनका फ्री इलाज जो है वो 10 लाख रुपए तक का आपको फ्री करना होगा। मगर यहाँ पर बात करें क्या दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, ये अभी तक जानकारी जो है वो सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई है और इसी सवाल का जवाब जो है वो जनता भी जानना चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे आज और 30 अप्रैल को 2 दिवसीय रायबरेली और अमेठी के दौरे पर रहेंगे। आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे, जहां वे विशाखा इंडस्ट्री लिमिटेड कुंदनगंज में बने 2 मेगावाट एटम सोलर रूट प्लांट और कनेक्टेड चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सिविल लाइन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का वे अनावरण करेंगे। राहुल गांधी जिला सतर्कता और अनुसरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और फिर रेल कोच फैक्ट्री लालगंज का भ्रमण करेंगे। शाम को सरेनी विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक में शामिल होंगे और फिर भयमो स्थित सांसद निवास पर रात्रि विश्राम करेंगे। 30 अप्रैल को राहुल गांधी कार्यक्रमों में मुलाकात करेंगे और फिर अमेठी के कोरबा में गन फैक्ट्री और इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन और इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का भ्रमण करेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमर प्रताप सिंह रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, आज राहुल गांधी अमेठी, कल तो अमेठी के दौरे पर रहेंगे, आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगे, तो क्या कुछ तैयारी उनके दौरे को लेकर की गई है? ये आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंच रहे हैं। वो रायबरेली के सबसे पहले विशाखा सीमेंट चादर फैक्ट्री में सोलर रूफ टॉप प्लांट और ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो रायबरेली के सिविल लाइन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे। उसका निर्माण रायबरेली की नगर पालिका परिषद के द्वारा कराया गया है। कांग्रेस का ही नगर पालिका अध्यक्ष है, इसलिए राहुल गांधी नगर पालिका के द्वारा निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद वो रायबरेली की दिशा की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। आज राहुल गांधी के दौरे को लेकर के लगातार प्रशासन ने कई दिनों से तैयारियां की है। लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार रायबरेली का जो दौरा है उनका काफी अहम दौरा है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी आते हैं तो रायबरेली
के कांग्रेसियों में जोश भरने के लिए राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी सोनिया, वे रैली को भी संबोधित करने वाले हैं और कई उद्घाटन भी करने वाले हैं, जैसे कि सोलर प्लांट का उद्घाटन वो करने वाले हैं। तो इस दौरान क्या उनके साथ कई बड़े नेता भी मौजूद हो सकते हैं? जी आपको बता दें, अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहने की संभावना है और कई नेताओं के भी आने की संभावना है। लगातार कांग्रेस, क्योंकि रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और कांग्रेस पार्टी का यहां से पुराना लगाव रहा है, तो इसीलिए राहुल गांधी का जो ये दौरा है वो काफी अहम है। लगातार रायबरेली में इसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी तैयारियां की है और राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कल पहली बार अमेठी जाएंगे और अमेठी में भी उनका कार्यक्रम है। वहां पर वो फील्ड गन फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे, तो जिसको लेकर के लगातार अमेठी में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कल अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि राहुल जी का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि वो पहली बार वहां, जब वो पिछली साल जब वहां से चुनाव हारने के बाद वो अमेठी जा रहे हैं, तो अमेठी के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, अभी कुछ ही घंटे में रायबरेली पहुंच जाएंगे राहुल गांधी, उसको लेकर कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता? जी आपको बता दें कि 9:30 बजे रायबरेली के विशाखा सीमेंट चादर फैक्ट्री में राहुल गांधी का आगमन है। सबसे पहले वो यहीं पहुंचेंगे और यहां पर सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन करेंगे, ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलते हुए वो रायबरेली के लिए निकलेंगे। रायबरेली में भी उनका जो कार्यक्रम है वो रायबरेली में सिविल लाइन चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के अनावरण के बाद दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद वो रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करने का भी उनका कार्यक्रम है। रायबरेली की सरेनी विधानसभा में वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। जी सोनिया, राहुल गांधी जनता दर्शन भी करेंगे इस दौरान, तो लोगों के क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो राहुल गांधी के सामने लेकर जाएंगे इस बार? जी आपको बता दें कि राहुल गांधी का कल सुबह अपने आवास पर भुवेमऊ गेस्ट हाउस, जो रायबरेली में उनका आवास है, वहां पर वो कल सुबह जनता दर्शन करेंगे। रायबरेली के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुनेंगे। रायबरेली के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि रायबरेली में सांसद राहुल गांधी जरूर है, लेकिन सांसद से मिलने के लिए जनता को बहुत ज्यादा मौका मिलता नहीं, इसलिए रायबरेली की जनता भी काफी उत्सुक है। और रायबरेली की जो जनता है वो अपनी समस्याओं को लेकर के रायबरेली के सांसद से मिलना चाहती है और अपनी जो समस्याएं हैं उसको सांसद से अवगत कराना चाहती है, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अभी यहाँ पर कोई उस तरह का कोई ना तो प्रतिनिधि है, ना तो कोई वैसा व्यक्ति है जिससे जनता डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। तो जिसको लेकर के रायबरेली की जनता भी काफी उत्सुक है और अपनी जो बात है वो सांसद राहुल गांधी से कहना चाहती है। जी सोनिया, अमर, क्या राहुल गांधी इस दौरान बड़ी सौगात दे सकते हैं रायबरेली वासियों को या फिर अमेठी वासियों को? जी आपको बता दें कि राहुल गांधी आज कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करेंगे, जिनका शिलान्यास करेंगे। तो रायबरेली और दौरे पर जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आता हो और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब आ रहे हैं, तो रायबरेली और अमेठी के लोगों को भी काफी आशाएं हैं कि वो कोई बड़ी सौगात दें। लेकिन आपको बता दें कि लगातार रायबरेली और अमेठी में इस दौरा जो राहुल गांधी कर आते रहते हैं। इससे पहले जब सोनिया गांधी यहाँ सांसद रही तो वो दिशा की बैठक में भी नहीं पहुंच पाती थी, तो इस जो एक ठप्पा लगा था उस ठप्पे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। वो लगातार पिछली बार भी जो दिशा की बैठक हुई थी वो उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, वो यहाँ आए थे। और अब दोबारा से जो सांसद की अध्यक्षता में रायबरेली में दिशा की बैठक होनी है, यहाँ भी सांसद राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। जी, राहुल गांधी बूथ स्तरीय सम्मेलन में भी भाग लेने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे वहां पर उठने वाले हैं इसको लेकर? जी आपको बता दें कि रायबरेली में कांग्रेस, जैसे रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन रायबरेली में पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, भले ही कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का पूरा ये मुद्दा है कि वो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से बात करें और कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। इसीलिए राहुल गांधी कार्यकर्ता सम्मेलन करके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के, क्योंकि आने वाले समय में 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, तो जिसको देखते हुए लगातार राहुल गांधी जब आते हैं तो अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनको जोश भरते हैं, जिससे कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो रायबरेली और अमेठी में अच्छा रहे। अमर, क्या इसको चुनावी दौरे की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी उससे पहले लगातार दौरा कर रहे हैं यूपी में अलग अलग जगह पर?
कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो ये दौरा है वो चुनावी दौरे के रूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि रायबरेली से उनका पुराना लगाव रहा है। रायबरेली अमेठी, क्योंकि चाहे पूरे देश में रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां से गांधी परिवार की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी रहती हैं। गांधी परिवार लगातार रायबरेली को मजबूत रखना चाहता है, अपना जो गढ़ है उसको बचाए रखना चाहता है, जिसलिए वो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल क्योंकि वो रायबरेली को अपना घर मानते हैं, तो जिसको लेकर के जो रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें किसी प्रकार की जोश की कोई कमी ना आए, जिसको लेकर के लगातार गांधी परिवार के सदस्य रायबरेली आते रहते हैं। और गांधी परिवार के लोग ये चाहते हैं कि रायबरेली के जो कार्यकर्ता हैं वो जोश से लबरेज रहें, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में रायबरेली में कांग्रेस पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन दोबारा से कर पाए। जी, रायबरेली की जनता को क्या रायबरेली की जनता की उम्मीदों पर कांग्रेस खरा उतर पाई है? लोकसभा चुनाव में जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है? धरातल पर क्या स्थिति है इनकी? जी, आपको बता दें, रायबरेली की जनता की बात करें तो रायबरेली की जनता कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं वो वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बहुत अगर बात की जाए, धरातल पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरातल पर उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या सांसद से रायबरेली के लोग या कांग्रेस पार्टी से रायबरेली की जो आम जनता है वो बहुत कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिसको लेकर के भी समस्याएं बनी रहती हैं, जिसको दूर करने का प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि रायबरेली के जो लोग हैं, अमेठी के जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़े रहें और वो रायबरेली में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करते रहें। जी अमित, क्योंकि अब 2027 के चुनाव भी नजदीक है तो रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अमेठी में कैसे साधेगी जनता को कांग्रेस? जी, इस बार जब पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हार मिली थी, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का मनोबल गिरा था। लेकिन उसके बाद इस लोकसभा चुनाव में किशोरीलाल शर्मा अमेठी से सांसद बने हैं, तो कांग्रेस एक बार फिर से जोश में है। अमेठी और रायबरेली में जो विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर के मंथन पार्टी लगातार करती रही। और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ये चाह रही है कि यहां पर मजबूती प्रदान की जाए, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो नेता हैं उनको सहयोग किया जाए और उनको जमीन पर उतारा जाए, जिससे कि रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता में कांग्रेस के प्रति जो विश्वास था वो दोबारा से वापस आए। और रायबरेली और अमेठी की जनता और साथ ही रायबरेली और अमेठी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो राहुल गांधी की नजर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश को भी साधने का एक प्रयास रायबरेली और अमेठी आगमन को लेकर के लगातार राहुल गांधी का रहता है। जी, राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या किसी की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं विपक्ष के नेताओं की? जी, विपक्ष के नेताओं को लेकर के लगातार राहुल गांधी के जो दौरे हैं उसको लेकर के रायबरेली में भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन पोस्टर वार की भी खबरें आ रही हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर लगे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आप जातिवाद में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है, राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि यदि आप जातिवाद की बात करेंगे तो हम राष्ट्रवाद से उसका जवाब देंगे। ये ऐसी बातें लगातार नेताओं की तरफ से की जा रही हैं। रायबरेली में लगातार जब आते हैं तो एक सियासत रायबरेली की जो बात है, रायबरेली क्योंकि गांधी परिवार का रायबरेली से अच्छा खासा नाता रहा है, और रायबरेली आने पर सांसद सोनिया गांधी इससे पहले जब रायबरेली की सांसद रही हैं तो तब भी लगातार रायबरेली से लोगों का जुड़ाव अच्छा रहा है। और लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने काम किया है उसको लेकर के लगातार जो पर बातचीत होती है, जो उस पर सवाल खड़ा करना होता है, वो दौरे को लेकर के लगातार रायबरेली दौरे पर जब राहुल गांधी होते हैं तो उनके दौरे के समय जो विपक्षी नेता है वो उन पर निशाना जरूर साधते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अमर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
पंजाब बन रहा बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना। इन्वेस्ट पंजाब की पहल युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार कर रही है। मान सरकार की पारदर्शी प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिशें निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। यह कदम पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पंजाब च 86,000 करोड़ रुपए का जिहड़ा इन्वेस्टमेंट हुण तक हुई है, जिहड़ी कि कोई ऐ नहीं है कि यह कोई एग्रीमेंट साइन होए ने। ये पैसा आ चुका है। 5300 निवेश प्राप्त होए 2022 च ते 4 लाख लोगों नूं जिहड़ा डायरैक्ट रोजगार के मौके हासिल होण। टाटा स्टील वर्गी कंपनी लुधियाने दे विच सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर। टाटा दा देश दा दूजा सब तो बड़ा जिहड़ा प्लांट है वो लुधियाने च लग रहा है। अंबुजा सीमेंट, फ्रेडनबर्ग, वर्वियो, कारगिल इंडिया, गोदरेज, बहुत नामी कंपनियां होर पंजाब दे विच इन्वेस्ट करने को तैयार ने। इन्वेस्ट पंजाब के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने किया कमाल। उद्योगपति और निवेशक पंजाब में कर रहे निवेश। मेरा नाम हरजिंदर सिंह बंगड़, पिंड कुंबड़ा जी। और जो भगवंत मान जी वालों एक इन्वेस्टमेंट पंजाब के नाम से कदम चुकया गया, बहुत बेहतरीन कदम है। इस नाल की होएगा, पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े पंजाब वालों युवा वर्ग है उन्होंने एक बेहतरीन नौकरी का अवसर मिलेगा और पंजाब की डिवेलपमेंट होएगी। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ आने को तैयार है। अब ये राज्य बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना बन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऊना में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए 3 दिन तक गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर आज और 30 अप्रैल को गर्म हवाओं का असर ज्यादा रहेगा। उधर मौसम विभाग केंद्र शिमला ने एक और अलर्ट जारी किया है। 1 से 4 मई तक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और अधड़ का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मध्य पर्वतीय जिलों से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों तक मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऊना में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए 3 दिन तक गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमसे जुड़ गई हैं। टीना, हिमाचल जैसे राज्य में गर्मी में वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ रहा है और ऊना में अब 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है तापमान। बिल्कुल सोनिया, देखिए अगर हम आज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए आज और कल के लिए मौसम विभाग ने लू चलने का जो है येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया है। और इन जिलों में ऊना, कुल्लू और मंडी जिला शामिल है। और ये कहा गया है कि इनमें जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे आज हीट वेव जो है वो चल सकती है। तो ऐसे में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है, सावधानी बरतने की अपील की गई है। और दोपहर के वक्त जो है वो घरों से निकलने के लिए अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो मना किया गया है। कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि इन 2-3 दिनों में जो है ये जो हीट वेव है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे चलेगी, इससे नुकसान पहुंच सकता है।
तो ऐसे में लोगों से खुद ही सावधानी बरतने को कहा गया है। और ऊना तो जिस तरह से आपने भी बताया कि पहले ही क्रॉस कर चुका है जो हाईएस्ट तापमान होता है, तो ऐसे में आज और कल के लिए भी ये येलो अलर्ट, ऊना जिला भी इसमें शामिल है। तो हीट वेव यहाँ पे चल सकती है कुछ क्षेत्रों में, और इससे जो है जो दोपहर के वक्त लोग निकलेंगे उनको यहाँ पे नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि 1 मई से 4 दिन तक जो है मौसम एक बार फिर से यहाँ हिमाचल में करवट बदलेगा और थोड़ा यहाँ पे ठंडक महसूस होगी, यानी बारिश जो है वो हो सकती है। और जो लू के बीच जो है पहाड़ों का जो तापमान है वो थोड़ा यहाँ पे सामान्य बना रह सकता है, यानी नीचे गिर सकता है। और ऐसे में जो भयानक गर्मी यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में पड़ रही है उनमें जो है लोगों को राहत यहाँ पे मिल सकती है। और जो प्रदेश का जो तापमान है उसमें सामान्य से जो 3 से 4 डिग्री का जो डिग्री नीचे जो है वो तापमान इन 4 दिनों में जा सकता है। यानी 1 मई से जो है वो मौसम जो है वो चेंज होगा। यानी आज और कल के लिए जो हीट वेव्स का अलर्ट है उसमें सावधानी बरतने को कहा गया है। आज और कल के लिए हीट वेव का अलर्ट है, यानी बहुत तेज गर्मी यहाँ पे पड़ सकती है। और परसों से यानी 1 मई से जो है मौसम फिर से जो है करवट यहाँ पे लेगा, और कुछ क्षेत्रों में जो है यहाँ पे बारिश हो सकती है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का जो है बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो भारी यहाँ पे तापमान में जो उछाल देखा जा रहा है कुछ क्षेत्रों में, उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को यहाँ पे जो है राहत जो है 1 मई के बाद थोड़ी मिल सकती है। जी सोनिया। टीना, हिमाचल जैसे राज्य जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, ठंड के वजह से घूमने के लिए आते हैं, और इस राज्य में भी अब तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, उसमें बड़ी बहस बहुत टाइम से चल रही है कि हिमाचल का रुख लोग करते हैं, मैदानी इलाकों से पहाड़ों का रुख करते हैं ताकि गर्मी से निजात मिल सके, ठंडी हवाओं का लुत्फ ले सके। लेकिन यहाँ पे भी देखने में आता है कि जो हीट वेव का अलर्ट है वो है, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पे दोपहर के वक्त पड़ती है। तो ऐसे में हालांकि इनके पीछे जलवायु जो परिवर्तन है उसको बड़ा कारण माना जाता है। जिस तरह से लगातार जो है पेड़ कट रहे हैं, लगातार हिमाचल यानी पहाड़ी राज्य भी जो है मैदानी इलाकों की जो जीवन शैली है उसको फॉलो कर रहा है। तो बहुत सारे रीजन सोनिया हैं जिनके पीछे ये माना जाता है कि जिससे जो ग्लेशियर्स थे यहाँ पे वो पिघलने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से बर्फबारी हर साल देखी जाती थी उसमें लगातार हर साल कमी दर्ज की जा रही है, और पानी का स्तर जो पहाड़ों में देखा जाता था उसमें भी गिरावट यहाँ पे देखी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो पहाड़ों का तापमान है, पहाड़ यानी तपने लगे हैं। और दोपहर के वक्त जो है लोग जो हिमाचल के हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो परेशानी अनुभव होती है, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट वेव चलती है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। शिमला की बात करें तो 30-32 तक डिग्री तक टेम्परेचर आजकल जा रहा है दोपहर के वक्त में। तो यहाँ पे भी लोगों को जो है वो परेशानी महसूस होती है गर्मी से। तो ऐसे में देखिए, लोगों से यही अपील की जा रही है कि जो लू है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में जो ये 3 जिले हैं यहाँ के लोगों को यही कहा गया है कि अगर दोपहर के वक्त ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, अगर घरों से निकलते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखें, तमाम एहतियात बरतें। और अगर आपको लगता है कि आपको लक्षण है कोई लू का या कुछ किस तरह का कोई आपको इस तरह से लगता है तो तुरंत जो है चिकित्सीय परामर्श लें, यानी डॉक्टर के पास जाएं। तो ऐसे में देखिए सोनिया की पहाड़ अब तपने लगे हैं। हालांकि 1 तारीख के बाद जो है मौसम बदलेगा, पहाड़ों में भी जो है बारिश यहाँ पे 1 मई से 4 मई तक बताई गई है। अंधड़ का येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल 1 दिन 2 दिन का यहाँ पे रुकना होगा प्रदेशवासियों को। उसके बाद जो है मौसम थोड़ा सा यहाँ पे तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन फिलहाल 2 दिन के लिए जो येलो अलर्ट है इसमें जो है लोगों से जो लू चलने का जो येलो अलर्ट 3 जिलों के लिए है, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। जी टीना, अगर बीते सालों के मुकाबले देखा जाए तो इस बार टेम्परेचर में कितनी ज्यादा वृद्धि हो रखी है? देखिए, वैसे तो हर साल अगर ऊना की बात करें तो ऊना में भी टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री तक हर साल पहुंचता ही है। कांगड़ा की बात करें, मंडी की बात करें, इन क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। हालांकि अभी जो मौसम था 21 अप्रैल तक लगातार खराब चल रहा था, बारिश हुई है, तूफान चला है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है पहाड़ और ज्यादा तप सकते हैं, यानी पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। फिलहाल ये जरूर है कि ऊना में जिस तरह से आजकल ही 42 डिग्री तापमान पहुंच गया है वो लोगों के लिए जरूर एक कष्टकारी बात हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान इसको माना जा रहा है। तो अभी जो आगे आने वाले दिन है उसमें ये पता लग सकेगा कि पिछले साल की अपेक्षा जो इस साल जो तापमान है वो कितना ज्यादा वृद्धि कर गया है या फिर कितना नॉर्मल यहाँ पे रहा है। फिलहाल ये बात जरूर है कि पिछले साल की अपेक्षा जो है इस साल थोड़ा सा मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ है। इसके कारण बहुत ज्यादा तापमान, जो अन्य जिलों की बात अगर हम करें तो बहुत ज्यादा जो गर्मी है वो नहीं यहाँ पे महसूस अभी तक हुई है। जी
टीना, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में हीट वेव का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को क्या एडवाइजरी दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर आपको हीट वेव में अगर जैसे लू चलती है, लू लगती है, तो आपका जो शरीर है उसमें पानी की कमी हो सकती है और इससे जो है व्यक्ति की जान तक जा सकती है, यानी घातक है बहुत ज्यादा लू का लगना। तो ऐसे में जो सांस लेने और रक्त प्रवाह में परेशानी हो सकती है, खून में सोडियम और पोटेशियम के कारण जो है परिवर्तन हृदय की गति में हो सकता है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको कमजोरी महसूस होती है, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, तेज पसीना, झटके महसूस हो सकते हैं। और ऐसे में इनको कहा गया है कि हीट वेव लगने पर ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, बहुत ज्यादा पानी पिए। और अगर आप हीट वेव का जब अलर्ट है उस दौरान बाहर निकलते हैं तो हल्के और ढीले सूती कपड़े पहने और इस तरह के कपड़े पहने जो आपको पूरी तरह आपको ढके। और इसके अलावा जो बिना काम वैसे धूप में ना निकले और जरूरी हुआ तो सिर पर कपड़ा, टोपी, रुमाल बांधकर ही बाहर निकले और यात्रा के समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि लू आपके लिए घातक हो सकती है, तो वैसे तो घरों से ना ही निकले अगर ज्यादा जरूरी ना हो, जहां भी आप ऑफिस में हो, घर में हो तो अंदर ही बैठे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपका जरूरी है तो ऐसे में टोपी, रुमाल का इस्तेमाल करें, दुपट्टों का इस्तेमाल करें, सिर ढकने के लिए सूती और ढीले कपड़े पहने और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। और अगर आपको कोई भी लक्षण इनमें से लगता है कि उल्टी है, दस्त है या आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, झटके महसूस हो रहे हैं और कमजोरी महसूस हो रही है, तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि लू जो है वो आपके लिए घातक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीना इन तमाम जानकारी के लिए। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को बौखलाहट करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस चारधाम यात्रा की सफलता से घबराई हुई है और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। महेंद्र भट्ट ने विश्वास जताया कि इस बार की यात्रा भी भव्य और दिव्य होगी। इन सभी मुख्यमंत्री 30 अप्रैल को इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट खोलने के मौके पर मौजूद रहेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान भी मुख्यमंत्री की उपस्थित रहेगी। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को बौखलाहट करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा की सफलता से घबराई हुई है कांग्रेस और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन क्या हुआ, रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे। महेंद्र भट्ट ने विश्वास जताया कि इस बार भी यात्रा भी भव्य होने वाली है इस बार की। इसी के साथ मुख्यमंत्री 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट खोलने के मौके पर मौजूद रहेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक हमसे जुड़ गए हैं। अभिनव, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी सरकार को घेर रही है। सोनिया, अगर बात करें तो कल से जो है, यानी कि कल 30 अप्रैल है और कल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। कल मुख्यमंत्री गंगोत्री और यमुनोत्री में जो है मौजूद रहने वाले हैं और फिर 2 मई को वह केदारनाथ जाएंगे। इसके अलावा 4 मई को जो है बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। कहीं ना कहीं अब जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगना
शुरू होगा उत्तराखंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि चारधाम यात्रा में अभी तक 19 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पिछली बार भी ऐसा ही जो है डर का माहौल पैदा करना चाह रही थी कि जिससे श्रद्धालु उत्तराखंड में ना आए। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार लगातार तैयारियां कर रही है और लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। कल 30 अप्रैल है, कल से जो है 2 धाम के जो है कपाट खुल रहे हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री के, और मुख्यमंत्री और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी वहां पर जाएंगे और तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में अब श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जो है चालू हो जाएगा, वहीं जो महेंद्र भट्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस जो है बेवजह के जो है आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं इससे जो है इस बार की जो यात्रा है वो दिव्य होगी और भव्य होगी और इस बार जो है पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो रिकॉर्ड तोड़ आएंगे। जी सोनिया, देखा जाए तो बीजेपी कह रही है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली है, यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी हो गई है और सारी व्यवस्थाएं इस बार श्रद्धालुओं को मिलने वाली है, लेकिन कांग्रेस कौन से मुद्दे उठा रही है बीजेपी के सामने? बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था हो या फिर रहने खाने की जो व्यवस्था हो, यह कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने होम स्टे योजना है वो सरकार ने वहां पर पूर्णतः लागू की है। इसके अलावा पार्किंग का दायरा भी बढ़ाया है। इसके अलावा सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से जो है चारों धामों को जोड़ा गया है और सड़कों को भी स्थिति जो है सुधारी गई है। मुख्यमंत्री जो है लगातार पिछले दिनों सचिवालय के अंदर बैठकें कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी और जो नोडल अधिकारी उनको निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हर यात्रा पड़ाव पर हेल्प सेंटर्स बनाए गए हैं, मेडिकल टीम वहां पर तैनात रहेंगी। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और LIU को भी अलर्ट पर रखा गया है और आपदा की दृष्टि से अगर देखें तो आपदा मित्र और इसके अलावा जो है आपदा के जितने भी नोडल अधिकारी हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है, तो मान सकते हैं कि सभी तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं और कांग्रेस जिस तरह से महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि पिछले वर्ष भी कांग्रेस ने इसी तरह के आरोप लगाए थे जो कि बेबुनियाद थे और इस वर्ष भी कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है लगातार ऐसे आरोप लगा रही है, लेकिन जो सरकार है उसकी तैयारियां पूरी हैं और उत्तराखंड में अभी तक 19 लाख से अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी सुरक्षा मिशन है हमारा। आइए इसे सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाएं। इस योजना की शुरुआत 27 जनवरी 2024 को जालंधर से की गई थी, जो अब तक निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ाना है। यह SSF देश में पहली फोर्स है जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। नमस्कार, मैं हूं आराध्या। मैं पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ, अगर सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर उनको बुला सकते हैं। ये पंजाब सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस योजना से दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 48.10% की कमी देखी गई। सड़क सुरक्षा फोर्स सड़की हादसे घटाने का सब तो बढ़िया साधन है। जो कोई ट्राली ट्राला कोई गड्डी खराब हुई खड़ी है सेट कर जो सड़क पे पुलिस रहेगी, हर 30 किलोमीटर के रेडियस एक गड्डी थानू मिलेगी आने द कंट्रोल होगी स्पीड। SSF सड़क सुरक्षा फोर्स। यह बल राज्य के 4100 किलोमीटर के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई फोर्स में 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी शामिल हैं। सड़क दुर्घटनाओं की दर को नियंत्रित करने और हर साल हजारों जानें बचाने का काम करता है। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ में 3 मई को नशा मुक्त चंडीगढ़ अभियान के तहत एक मेगा वॉक का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में होने वाले इस वॉक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। कटारिया ने बताया कि ये अभियान जागरूकता, शिक्षा और सख्त परिवर्तन आधारित रहेगा और इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना होगा। इस मेगा वॉक में करीब 2500 स्कूल छात्र और 1500 कॉलेज छात्र हिस्सा लेंगे, जो शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में निरंतर अर्बन पार्क सेक्टर 17 में एकत्रित होंगे। इसके अलावा खेल जगत की हस्तियां, पूर्व सैनिक, RWA सदस्य और प्रशासनिक कर्मचारी भी इस अभियान में भाग लेंगे। कुल मिलाकर करीब 5500 लोग इस वॉक में शामिल होकर नशे से दूर रहने और नशे के कारोबार को रोकने का संकल्प लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित सेठी हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। अमित, अब मेगा वॉक का आयोजन किया जा रहा है नशे की रोकथाम को लेकर, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा चुकी हैं? बिल्कुल, एक मेगा वॉक जो है बिल्कुल 3 मई को जो है अगर बात की जाए, पंजाब के अंदर भी नशा मुक्त पंजाब बनाने को लेकर जो है बिल्कुल मुहिम चल रही है। और वहीं अगर पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद की बात करते हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से भी जो है 3 मई को जो है एक मेगा वॉक जो है बुलाई गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो स्कूली छात्र जो है वो भी उसमें शामिल होंगे और साथ ही जो है कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी शामिल होंगे। तो बिल्कुल चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जो है कार्यक्रम होगा और एक काफी अहम कार्यक्रम जो है ये माना जा रहा है। चंडीगढ़ को भी नशा मुक्त जो है तो चंडीगढ़ जो है बनाना है कि खासकर जो युवा है वो नशे की जो कोड है उसमें ना शामिल हो, जिसको चलते जो है ये कार्यक्रम किया गया है। और प्रोफेशनल सूत्रों की बात की जाए तो भारी मात्रा में जो है लोग 3 मई को जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और सेक्टर 17 में जो कार्यक्रम होने जा रहा है। जी, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से अब तक कर ली गई हैं? बिल्कुल, अगर सुरक्षा की सही बात करें तो सभी VIP जो है वहाँ पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल उसका इंतजाम जो है सुरक्षा के वहाँ पर किए जाएंगे और साथ ही जो है काफी सपोर्ट जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें जाए, चंडीगढ़ फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पे देखने को मिलेगी। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर है उसका इंतजाम जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला है और पंजाब और हरियाणा दोनों जगहों के CM यहाँ पर शिरकत करेंगे, उनके साथ कौन और बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं उस दिन? बिल्कुल, अगर 3 मई की बात की जाए तो 3 मई को जो है ये कार्यक्रम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में होगा। जिस तरह की जानकारी मिली है कि पंजाब के जो है CM यहाँ पर होंगे, हरियाणा के CM होंगे, राज्यपाल जो है पंजाब के यहाँ पर होंगे, उनके साथ और भी कई मंत्रीगण होने की संभावना है। साथ ही और भी कई बड़े चेहरे जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर नशे की बात करें खासकर पंजाब में जो है नशे को खत्म करने के लिए बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से 31 मई का टाइम दिया गया कि पंजाब को नशा मुक्त बना दिया जाएगा और मई की अगर बात करें 3 मई को जो है चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम है तो बिल्कुल बड़े चेहरे भी इस कार्यक्रम में दिखाई देंगे कि चंडीगढ़ में भी जो नशे का कोड है उसको जो है खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पाजी समुदाय को साधने की सियासी कोशिशें तेज हो गई हैं। रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान किया और शराबबंदी के बीच ताड़ी व्यवसाय को अलग रखने की वकालत करते हुए पासी समुदाय के भले की बात कही। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री और NDA के नेता तेजस्वी पर हमलावर हो गए। उन्होंने याद दिलाया कि अप्रैल 2016 में जब बिहार में शराबबंदी हुई थी तब तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री थे और ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा था, लेकिन उन्होंने उस समय कोई विरोध नहीं किया था।
साथ ही नीतीश कुमार सरकार ने ताड़ी व्यवसायियों के लिए नीरा व्यवसाय और पासी समाज के लिए रोजगार के विकल्प भी तैयार किए थे। अब तेजस्वी अपने ही फैसले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पासी समाज किस गठबंधन को अपना वोट देता है। तो इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अब पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो पासी समाज को ये जो ताड़ी पर रोक लगाई गई है उस रोक को हटाया जाएगा और पासी समाज के पक्ष में सारे काम किए जाएंगे। लेकिन वहीं अब एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2016 में तो बीजेपी वहां पर सरकार थी गठबंधन की, तब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब तेजस्वी यादव को पासी समाज की याद कैसे आने लगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान किया और शराबबंदी के बीच ताड़ी व्यवसाय को अलग रखने की वकालत करते हुए पासी समुदाय के भले की बात कही। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री और एनडीए के नेता तेजस्वी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में जब उनकी सरकार थी, वो उप मुख्यमंत्री थे, तभी ये फैसला लिया गया था, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उन्हें पासी समाज की याद क्यों आने लगी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पासी समुदाय किस गठबंधन का साथ देता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से सुरजीत कुमार हमसे जुड़ गए हैं। सुरजीत, अब एनडीए सीधा सीधा तेजस्वी पर वार कर रही है, कह रही है कि जब 2016 में उप मुख्यमंत्री थे तब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं पासी समाज के लिए, अब वो पासी समाज की याद उन्हें अब कैसे आने लगी ठीक चुनाव से पहले। सारी व्यवसायी ने उनका महाजुटान करवाया था और उसके बाद जो है यहाँ पे बिहार में कहा जाए तो सियासत गर्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी उसमें बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव और उनके ही सरकार में एक कानून बना था और उस समय ताड़ी को लेकर के इन्होंने कोई भी जो है ऑब्जेक्शन यहाँ पर दर्ज नहीं कराया था और उसके बाद इनकी सहमति से ही शराबबंदी कानून में ताड़ी को लागू किया गया था। और अब जो है इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि ताड़ी के कारण जो है दलितों का और गरीबों के जो लोग हैं उनके लगभग 13 से 14 लाख लोग जो है जेल में बंद हैं और उनको जो है उनके जो परिवार है उन रोड पर बिलख रहे हैं और उनके लिए रोटी की समस्या खड़ी हो। तो ऐसी स्थिति में अब जो है एनडीए के तमाम नेता तेजस्वी पे हमलावर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कई नेता जो एनडीए के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी जो है लालू का परिवार एक तरफ से तो कानून बना के गरीबों को अंदर करवाता है और दूसरी तरफ से उनको निकालने की बात करता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे तारीख को लेकर के बिहार में सियासत गर्म है और आने वाले दिनों में ये सियासत और गर्म होने की उम्मीदें यहाँ पे जताई जा रही है। जी सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत इन तमाम जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।